नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। एक अजीब केस आया था हमारे पास। मान लीजिए आपको चोट लगी है, सारी दुनिया कह रही हो कि आपको चोट लगी है, आपको भी दिख रहा हो कि आपको चोट लगी है, लेकिन आप ये मानने को तैयार ही नहीं कि आपको चोट लगी है। ऐसे इंसान को क्या कहेंगे आप? पागल? हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं उस केस में कोई पागल नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई भी पागल हो सकता था, क्योंकि अपराध चीख चीख के दस्तक दे रहा था, लेकिन सुनने को कोई भी तैयार नहीं था। निशा, शाम को मार्केट से क्या क्या लेना है? अरे क्या हुआ बेटा? फिर सिर में दर्द है? क्या हुआ दीदी? 2 दिन बाद सगाई है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी तू ऑफिस जा रही है? हाँ, ऑफिस नहीं जा रही हूँ, वो एनजीओ ने कैंप लगाया हुआ है गांव में, वहाँ जा रही हूँ। अभी भी सिर में दर्द है ना? मैंने आपसे बोला है आप ये मेडिसिन खाना बंद करो और किसी डॉक्टर को दिखाओ। रितु मैं ठीक हूँ। तो ठीक नहीं है। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे पर सुन तो सही में। बाय बेटा सुनो, नमस्ते दीदी। कैसी हो सलमा? मैं ठीक हूँ दीदी। अच्छा ये ना दीदी, इसके साथ कोई दवा भी होती तो दे देती। आजकल ना हमको बहुत चक्कर आ रहे हैं। सुना है कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। अगर सही टाइम पे अपने पति को रोकती ना तो आज ये दिन नहीं आता सलमा। पहले से ही 3 बच्चियां हैं तुम्हारी और अब ये चौथा। अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दोगी ना तो किसी दिन मर जाओगी। अब हम क्या करें दीदी, आप तो सब जानते ही हैं ना। और ये पहले भी, खैर आप हमारी फिक्र छोड़िए, हमें कुछ नहीं होगा, बस हमें कोई दवा दे दीजिए। जी लो, ध्यान रखना अपना। क्या हुआ माँ? मुझे यहीं कहीं से मोबाइल की आवाज आई। माँ आपके कान बज रहे, क्या आपने मोबाइल दिलाया जो बजेगा? जब तक हाई स्कूल पास नहीं कर लोगे ना, मोबाइल नहीं मिलेगा। चलो अभी ट्यूशन जाओ जल्दी से, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। चलो चलो चलो। हाँ हाँ जा रहा हूँ। कैलाश, तरुण नहीं आया? नहीं भाई, सबसे ज्यादा तबीयत खराब थी। आइए सब लोग मुंह मीठा कर लीजिए। निशा, तुम ठीक हो? निशा, 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 क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना बेटा? हाँ, पानी लाना। हाँ वो बस चक्कर आ गया था। क्या कह रहा है अग्रवाल? वही बोल रहा हूँ जो ये रिपोर्ट कह रही है। निशा 1 महीने की प्रेग्नेंट है। सुशील, तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। पापा, अजीत, मैं सच कह रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि रिपोर्ट्स में ये सब कैसे आ गया। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ पापा? मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। एक तो तुमने हमारी नाक कटवा दी, ऊपर से तुम दोनों मिलकर ये नाटक कर रहे हो। मैं इसको क्या समझता था और ये क्या? आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं अंकल? अजीत, निशा तुम्हारे साथ बाहर जाती थी तो ये तुम्हारा बच्चा नहीं तो किसका बच्चा है? हाँ आंटी, इसका जवाब आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती?
माँ पापा आप लोग मेरा यकीन कीजिए प्लीज, मैंने ऐसा किसी के साथ नहीं किया है, ना ही अजीत के साथ और ना ही किसी और के साथ। अब बोलिए, अब क्या बोलेंगे आप? किसी और का बच्चा, आप लोग मेरे मत्थे मर रहे हैं। मेरी माँ तो पहले ही इस शादी के खिलाफ थी, और अब तुम्हारी ये हरकतें देखकर ना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही बेवकूफ था जो तुमसे शादी करने जा रहा था। ये क्या कह रहे हो अजीत? प्लीज मेरा विश्वास करो। विश्वास? धोखा तुमने दिया है निशा, विश्वास की बात ना करो तो ही बेहतर है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और अब ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखा। अजीत, अजीत मेरी बात सुनो। पापा दीदी की तबीयत खराब है, और वैसे भी ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर ने रिपोर्ट्स गलत दे दी हो। अब तू मुझे समझाएगी क्या सही और क्या गलत? तू जानती थी ना सब इसके बारे में? बोल निशा, तू बता किसके साथ मुंह काला किया तूने? किसी के साथ नहीं पापा, समझ क्यों नहीं रहे? मुझे लगता है मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या बताएगी पुलिस को कि कोई भूत आया था और उसने ये सब किया है तेरे साथ? एक बात कान खोल के सुन ले, ये रिश्ता टूटना था, टूट गया। तो मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। परसों डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, इस बच्चे का अबॉर्शन करो और ये किस्सा यहीं खत्म करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक औरत को पता तक ना चले कि वो मां बनने वाली, और ये तक ना मालूम हो कि वो उसके बच्चे का बाप कौन है? इज इट पॉसिबल? ये एक ऐसा सवाल था जो हमें शॉक कर रहा था, और जो जवाब हमें मिला वो और भी शॉकिंग था। खतरे की दस्तक घर की चौखट तक पहुंच चुकी थी, जो सबको सुनाई दे रही थी, लेकिन इससे पहले कोई कुछ सोचता समझता एक खतरनाक मोड़ आ गया। चलिए हटिए, हटिए। आसपास अच्छे से चेक करो। लाश को सबसे पहले किसे देखा? सर मैंने देखा सर। यहाँ क्या कर रहे थे इस वक्त? सर मैं सुबेरे हल्का होने आया था सर। सर गला घोट के मारा गया। कोई पहचानता है इसे? पहचानते तो नहीं है, पर पास में ही गार्डन है सर यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के आते रहते हैं सर, शायद वहीं की होगी सर। सर ये बैग मिला कुछ दूर पर, ये शायद इसी लड़की का। ये इसका एम्प्लॉय कार्ड है, किसी एनजीओ का है। गुड केयर एनजीओ, निशा शर्मा। इस एनजीओ के बारे में पता करो, और उसकी फैमिली को पता था, और यहीं आसपास जो पार्क है ना वहां पर पूछताछ करो, शायद इस लड़की को किसी ने देखा। सर अरे सॉरी। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू। थैंक यू। सर कल शाम को निशा घर से ये कह के निकली थी कि वो पार्क जा रही है, तो रात तक लौटी नहीं। तो मैं उसे ढूंढने गया पर वो नहीं मिली सर, इसलिए मैं घर आ गया। मुझे लगा कि वो घर आ गई होगी उसके साथ। ये सब पार्क में क्या करने गई थी? किसी से मिलने गई थी? सर निशा बस ये कहकर गई थी कि वो पार्क जा रही है, और उसने कुछ नहीं बताया। ऋतु तुम कुछ कह रही थी कि निशा की बात का किसी ने भरोसा नहीं किया, वो कौन सी बात थी? वो प्रेग्नेंट थी सर। तो सर उसकी शादी नहीं हुई थी अब तक, और उसे ये पता भी नहीं था कि उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन है। मतलब? सर उसने ये भी कहा था कि उसने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं,
जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो सके। तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? सर यही तो वो भी समझ नहीं पा रही थी। उसका कहना था कि किसी ने कुछ खिला पिला कर उससे ये सब किया है, पर हम लोग उसकी बात पे भरोसा नहीं कर पाए। हम भरोसा कर भी लेते तो कोई और करता कैसे? अजीत से उसकी शादी भी इसीलिए टूट गई। आप लोग को हमारे पास आना चाहिए था। हो सकता है कि निशा सच बोल रही थी और इस बच्चे की वजह से उसकी जान ली गई, ताकि उसके बच्चे के बाप का राज ही रह जाए। उसका कोई करीबी या कोई बॉयफ्रेंड जिस पर उसे शक हो, जो ऐसा कर सकता हो, या फिर वो किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? दीदी की शादी होने वाली थी अजीत से। अगर उसे पता होता तो वो अबॉर्शन नहीं करा लेती चुपचाप। ना सबको पता चलने का वेट करती और ना ही अपना तमाशा बनाती। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर, जिस जगह निशा की लाश मिली वो जगह पार्क के काफी नजदीक है। मैंने पार्क के स्टाफ से चेक किया, लेकिन किसी ने भी निशा को नहीं पहचाना। ये जगह काफी सुनसान रहती है सर। हो सकता है कि निशा को किसी ने वहां पे अकेले देखा हो, उसका फायदा उठाने की कोशिश की हो, नाकाम रहा हो और उसे मार दिया हो, क्योंकि स्ट्रगल तो हुआ था। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन निशा का कहना था कि उसे दवा देकर उसका रेप किया गया था। अगर एक सेकंड के लिए मान भी ले कि वो सही कह रही थी, अगर वो पुलिस के पास आ जाती तो पता नहीं किस इंसान का राज फाश हो जाता। सर, आपका कहना है कि किसी ने राज को राज रखने के लिए निशा को पार्क में बुलाया और हमेशा के लिए उसे खामोश कर दिया? फिलहाल हमें सारे ऑप्शंस खुले रखने होंगे पार्टनर। एक काम करो, निशा के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो किसके कांटेक्ट में, उसके एनजीओ से भी चेक करो, और उसके मंगेतर, क्या नाम है उसका? अजीत सर। उसको बुला के लेके आओ। सर। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? और निशा के साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था, और अगर सर ऐसा कुछ होता भी तो मैं अपने ही होने वाले बच्चे को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? हो सकता है तेरा मन भर गया उससे। सर, जब निशा ने खुद ये बात एक्सेप्ट किया है कि उसे खुद नहीं पता, मैंने ऐसा किसी के साथ नहीं किया है, ना ही अजीत के साथ और ना ही किसी और के साथ। तो आप मेरे मत्थे क्यों ये बात डाल रहे हैं? क्योंकि वो तुझ पे भरोसा करती थी, और इस भरोसे में तू उसे कुछ भी खिला के उसे एक्सप्लॉइट कर सकता था, और जब तुझे पता चला कि वो तेरा राज फाश कर देगी, तूने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बकवास है ये सब। सर, मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कैसे करूंगा? आखिरी बार कब मिला था निशा से? सब वो एंगेजमेंट के अगले दिन, जब मुझे निशा के प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। ठीक है, अपने डीएनए टेस्ट के लिए आ जाना। अब जाओ। निशा की लाइफ में अजीत के अलावा कोई और भी था? जी सर, अजीत से उसकी एंगेजमेंट होने से पहले उसका अफेयर नमित के साथ चल रहा था। नमित? वो भी हमारी एनजीओ का टीम लीडर था। 1 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। निशा की शादी का पता चलते ही उसने जॉब छोड़ दी थी। कब छोड़ी उसने जॉब? 1 महीने पहले। फिलहाल कहाँ जॉब करता है पता है? जी सर। सर, निशा के एक्स बॉयफ्रेंड के नए ऑफिस में बात हुई थी। 22 तारीख को वो देहरादून के लिए निकला था, ऑफिशियल टूर पे। इंटरेस्टिंग। निशा का भी मर्डर 20 तारीख को ही हुआ। और सर, ये निशा के पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। इसके हिसाब से निशा की बॉडी में हेवी सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं। इसका मतलब निशा बिल्कुल सही कह रही थी, कोई उसे सेडेटिव्स दे के मोलेस्ट कर रहा था, तभी उसे पता नहीं चला उसके बच्चे का बाप कौन है। इस नमित को उठा के लेके आओ, और सेडेटिव्स का नाम सर्टेन होते ही उसे ट्रेस करना शुरू करो। सर, ये निशा के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसमें ज्यादातर कॉल तो फैमिली ऑफिस से ही है। सर, जो निशा को लास्ट कॉल की गई थी वो पार्क के पास के गांव जैतपुर से की गई थी। किसने किया था ये कॉल? सर, ये नंबर किसी सलमा नाम की औरत के नाम पर रजिस्टर्ड है। साहब, मैं 3 महीना पेट से हूँ। उस दिन मैं घर पर ही गिर गई थी। गिरने की वजह से मुझे चोट लग गई, इसलिए मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन किया था दवा पूछने के लिए। दवा पूछने के लिए फोन किया था या यहाँ बुलाया था? नहीं साहब, दवा पूछने के लिए फ़ोन किया था। तो दीदी बोली वो यहीं पास में ही है, थोड़ी देर में खुद आ जाएंगी, लेकिन वो नहीं आई साहब। और कुछ देर बाद मेरी तबीयत भी ठीक हो गई, इसलिए मैंने गौर नहीं किया। निशा तुम्हारे एक फोन कॉल पे इतनी रात को यहाँ आने के लिए तैयार हो गई, क्यों? ऐसा क्या खास था यहाँ? खास क्या होगा साहब, उस दिन यही दीदी की तबीयत खराब हो गई थी घर में, तो बस मैंने। दीदी, दीदी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बैठिए बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। दीदी पानी। सलमा, मेरे बैग में एक दवाई है, निकाल दोगे? ठीक है, मैं निकालती हूँ। ये
दवाई का नाम क्या था, कुछ याद है? हमें कैसे पता होगा साहब? पर हाँ साहब, नीली गोली थी एक। हो सकता है सर, इस दवा के ट्रेसेस निशा की बॉडी से मिले हो। नहीं, निशा ऐसे सेडेटिव्स क्यों लेगी जो उसे बेहोश कर दे? और उसने दवाई यहाँ आकर खाई थी, और अगर वो सेडेटिव्स के बारे में जानती भी थी तो वो यहाँ खाकर यहाँ बेहोश होती। निशा के घर जाकर पता करना पड़ेगा। सर ये दवाई दीदी अपनी माइग्रेन के लिए खाती थी, पर वो ये तभी लेती थी जब उसका सर दर्द कंट्रोल से बाहर हो जाता था। एसिड ड्रम किसने रेकमेंड की थी दवाई? सर ये दवाई निशा बहुत टाइम से ले रही थी और हमारे एक फैमिली डॉक्टर ने इसे रेकमेंड की थी। उस डॉक्टर का एड्रेस चाहिए हमें। ये दवाई लैब में भेजो और देखो सेडेटिव के ट्रेसेस के साथ मैच करती है कि नहीं। जी सर। लेकिन सर हुआ क्या है, कुछ पता चला है क्या? सुशील जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से निशा की बॉडी में काफी हैवी बेहोशी की दवाई मिली। इसका मतलब वो सही कह रही थी, उसे कोई दवाई खिला के उसका रेप कर रहा था। मुझे लगता है मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है। और शायद वो वाकई में नहीं जानती कि उसके बच्चे का बाप कौन है। हम चलते हैं। मेरी बच्ची सही कह रही थी, अगर हम उसकी बात पे ध्यान देते ना तो आज वो जिंदा होती। माँ, निशा जो एसिडम टैबलेट्स ले रही थी वो माइग्रेन की दवा है, लेकिन ये उसकी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसे बीएसजी नाम की टैबलेट्स बताओ सेडेटिव दी जा रही थी। ये टैबलेट्स हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया के तौर पर यूज होती हैं। इसका मतलब निशा को बीएसजी टैबलेट्स जो है कोई जानबूझ के दे रहा था ताकि वो बेहोश हो सके, और ये काम कोई उसका अपना ही कर सकता है जिसमें वो भरोसा करती है। अगर ये सेडेटिव्स जनरल यूज के लिए नहीं है तो इसकी सेल और परचेज भी लिमिटेड ही होगी। एक काम करो पांडे, इस सेडेटिव्स के रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बनाओ और पता करो कहां का डिस्ट्रीब्यूट किए गए। सर, हाँ यार, निशा का एक्स बॉयफ्रेंड नमित आया है। लेके आओ सर। निशा की शादी का सुनते ही नौकरी छोड़ दी और उसका मर्डर होते ही देहरादून चले गए। कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं थी सर, दूसरी कंपनी में प्रमोशन मिल रहा था, और रही देहरादून की बात तो वो तो पहले से ही प्री प्लान था। प्री प्लान था या प्री प्लान किया? सर आप मुझ पे गलत शक कर रहे हैं। हमारा ब्रेकअप जरूर हुआ था, लेकिन मेरे दिल में निशा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। तो ब्रेकअप क्यों किया? सर वो नमित, समझ में नहीं आ रहा है क्या ना मतलब ना? एक तो तुम्हारे नखरे चलो, ये ना करो वो ना करो, जॉब ना करो, ऊपर से ये सब। तो क्या झेल रही हो मेरे नखरे? अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो खत्म करो ना सब। जब रिश्तों में मिलावट आ जाए ना तो ऐसे रिश्ते खत्म हो जाना ही बेहतर है। सर रिश्ता खत्म होने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने निशा से माफी भी मांगी थी और निशा ने मुझे माफ भी कर दिया। माफी मांगकर कोई भी रिश्ता फिर से कायम किया जा सकता है, लेकिन जब तुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तूने हमेशा के लिए उसे खामोश कर दिया। 1 साल का रिलेशन था हमारा, जब उसने मुझे तब अपने पास नहीं आने दिया तो अब क्यों आने देती? इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा कौन कर सकता है? जानता है किसी को? सर जहां निशा की लाश मिली थी उसी गांव में हमारा 2 महीने पहले एनजीओ का कैंप लगा था। वहां पर तूने बच्ची के हाथ में ये दिया, आके मुझसे पूछा कि अब्बू इसका क्या कहते हैं? बोल, 10 साल की बच्ची है, क्या जवाब दूं इसका मैं? बोल। अरे पर लोगों में जागरूकता होना भी जरूरी है। मैडम जी आपकी जागरूकता गई तेल लेने। अगली बार से अगर मेरी बीवी या बच्ची के आसपास नजर आई तो काट के नाले में फेंक देंगे, समझी? कौन सा गांव था? जैतपुर। ठीक है, तुम जा सकते हो। डीएनए टेस्ट के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाना। हम निशा के मर्डर तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रहे थे और एक नाम सामने आया, जावेद। लेकिन जावेद तक पहुंचने से पहले ही एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमें भी चक्रव्यूह में डाल दिया। अरे कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। रितु, अरे कोई है बाहर? तुम्हें किसने बंद किया? और रितु कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं खुद कब से रितु को आवाज लगा रही हूँ। रितु!
पांडे, ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। मार्क्स जो है ऊपर की तरफ नहीं बल्कि साइड में जा रहे हैं, यूं देखो, पैरेलल। इसका मतलब इसका गला घोंट के मारा गया है और फिर बाद में फांसी पर लटकाया गया ताकि सुसाइड की शक्ल दी जा सके। पांडे घर का हर एक कोना छान मारा और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना। सर चलो। भाई साहब कैलाश जी, सब क्या हो गया भाई साहब? हमारा तो घर बर्बाद हो गया। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैं जब बाहर से आया तो नीलम के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खोला और हम दोनों ऋतु के कमरे में गए और हमने देखा कि पंखे से लटक रही थी। सर हाँ पांडे, ये फोन मिला, कम से कम 50,000 का होगा, गिफ्ट रैप था। ये फोन आप लोग ने दिया इसे? नहीं, ये तो ऋतु को गिफ्ट मिला था, उसकी सहेली ने उसे गिफ्ट किया था। उस सहेली का नाम जानती है? नहीं। ठीक है। ऋतु को पूरा यकीन था कि निशा बिल्कुल सच बोल रही थी। इसका मतलब ऋतु को मालूम था कि कुछ ना कुछ हुआ है। इससे पहले वो अपना मुंह खोल पाती, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया ताकि निशा का राज हमेशा के लिए राज ही रह जाए। पांडे, मोहल्ले में पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। और ये भी पता करो ऋतु की ऐसी कौन सी रईस सहेली है जो उसे इतना महंगा गिफ्ट देती। पांडे, इस रईस सहेली के बारे में कुछ पता चला? फोन पता कर रहे हैं सर, लेकिन जो फिलहाल पता चला है वो ज्यादा शॉकिंग है। जिस जावेद ने निशा पर हमला किया था, उसे जान से मारने की धमकी दी थी, उसका इस केस से कुछ अलग ही कनेक्शन निकल कर आ रहा है। कैसा कनेक्शन? सर, इस जावेद की बीवी का नाम है सलमा, और ये सलमा वही है जिसके फोन करने पर निशा उस रात वहां पहुंची थी। मैंने किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बोल, बताता हूँ साहब। उसका जो है ना, मेरे परिवार में बहुत ज्यादा दखल हो गया था साहब। उसकी बातें सीख के सलमा कहती थी कि बच्चे ना पैदा करो साहब। हद तो तब हो गई साहब जब उसने मेरी छोटी बच्ची को भी सिखाना चालू कर दिया साहब। बापू साहब, बच्ची का गुस्सा आ गया था साहब। बस इसलिए अपने परिवार से दूर रखने के लिए साहब उसको मैंने धमकी दी थी साहब। दूर रखने के चक्कर में दुनिया से दूर कर दिया उसे? अरे नहीं 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 साहब, नहीं नहीं। आप बताओ, ऐसा करना होता तो 1 महीने पहले करते साहब। सड़ने दो इसे जेल। जब इसे कुछ याद आएगा ना, खुद बकेगा। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए साहब। सर, आपकी बात सही थी। ऋतु ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर करके उसे फांसी पे लटकाया गया था। और एक बात सर, ये ऋतु भी निशा की तरह सेक्सुअली एक्टिव थी। कमाल, ये दोनों बहनें सेक्सुअली एक्टिव थी और दोनों का ही मर्डर हो जाता और माँ बाप को कुछ पता तक नहीं चला। इस ऋतु की बॉडी में सेडेटिव्स मिले हैं क्या? नहीं सर। मतलब इसका भी अफेयर था। हो सकता है कि ये दोनों बहनों का एक ही लड़के के साथ अफेयर था और इसी लड़के ने दोनों बहनों को मार दिया। सर, ऋतु के दोस्तों से बात की थी। हाँ, कोई भी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही कोई ये बता पाया कि वो फोन उसको किसने दिया होगा। कमाल है, उसका बॉयफ्रेंड था नहीं, उसके माँ बाप ने या उसके दोस्त ने मोबाइल फोन गिफ्ट नहीं किया, तो शायद ये फोन उसने खुद ही खरीदा। एक काम करो, मोबाइल फोन के IMEI नंबर से ना पता करो कि मोबाइल फोन कहां से परचेज किया गया और सुशील का DNA टेस्ट करवाओ। सुशील? लेकिन क्या वो ऐसा करेगा अपनी बेटियों के साथ? जिस दिन निशा का मर्डर हुआ था वो पार्क में था और ऋतु की भी लाश सबसे पहले उसी ने देखी। ये प्रेगनेंसी तो एक छलावा है, असल बात तो कुछ और है। ये ऋतु के कॉल रिकॉर्ड्स कब तक आएंगे? शाम तक आ जाएंगे सर।
सर हाँ, निशा की तरह रितु के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला। ज़्यादातर नंबर फैमिली या फ्रेंड्स के ही है। लेकिन एक बात अनयूजुअल है सर, मोबाइल के ज़माने में भी रितु को पीसीओ से बहुत फ़ोन आते थे, वो भी अलग अलग लोकेशन के पीसीओ से। ये जो भी पीसीओ से रितु को फोन आते थे उन सबको क्रॉस चेक करो। देखो शायद किसी को कुछ याद हो कि रितु को कौन फोन किया करता था। एक बात और सर, हाँ, इस केस से जुड़े हुए हमने सभी लोगों के सेलफोन लोकेशन चेक किए। उनमें से एक बंदा ऐसा है जिसका सेलफोन लोकेशन निशा के मर्डर वाले दिन पार्क में ही था, पर उसने हमें बताया नहीं। बोल। मैं बताता हूँ सर। बोल। सर उस दिन निशा ने मुझे पार्क में बुलाया था, उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तेरे होने वाले बच्चे के बारे में ना, जिससे छुटकारा पाने के लिए तूने उसका मर्डर कर दिया। हाँ नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है सर, और ना ही वो मेरा बच्चा था। तो फिर पार्क में क्यों बुलाया था उसने तुझे? मेरी बात हमसे क्यों छुपाई तूने? मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? सच बात तो ये है कि ये बच्चा ना तुम्हारी अय्याशियों का नतीजा है। अजीत, अच्छा हुआ जो शादी से पहले ही मुझे तुम्हारा ये चेहरा भी दिख गया। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना कि मैं सच कह रही हूँ? ठीक है, मैं इस रिश्ते को आज इसी वक्त खत्म करती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, मुझे भी कोई रिश्ता नहीं रखना तुम्हारे साथ। सर उस दिन हमारा झगड़ा हो गया था, और अगले ही दिन जब मुझे पता चला निशा का मर्डर उसी पार्क के करीब हुआ है तो मैं घबरा गया था। इसलिए घबराना तो वाजिब है तेरा। दो मर्डर जो शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा तू, समझा? अब जा। हो ना, ये सारा खेल घर के किसी आदमी का, सुशील के घर पे नजर। और सेडेटिव्स का क्या हुआ? सर बीएसजी का फॉर्मूला जिस कंपनी से पेटेंट है उन सभी कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट मंगवा ली है। सर एक लीड मिली है, निशा के घर में उसका एक कजिन भाई रहता था, उसके एक दोस्त का पता किया है। ओके। कब से आ रहा तू यहाँ पे? सर मेरा तो इस घर में आना जाना लगा ही रहता है, सारा सामान मेरे यहीं से तो जाता है। क्या हुआ सर? चल आजा, कुछ बातें करनी है। सर 1 महीने पहले तक निशा का कजिन तरुण उनके साथ ही रहता था, मेरा दोस्त बन गया था, मगर 1 महीने पहले निशा ने उसको घर से निकाल दिया था। ये ले अपना बैग पकड़ और निकल यहाँ से। दीदी प्लीज दीदी। ये क्या कर रही है? दीदी आई रियली सॉरी दीदी, प्लीज छोड़ मुझे। दीदी प्लीज। तू तो शुक्र मना कि सिर्फ चाचा जी को पता है और किसी को नहीं। और हाँ, जिसको जो बताना होगा मैं खुद बताऊंगी, समझ रहा है तू? निकल यहाँ से। दीदी आई रियली सॉरी दीदी, प्लीज अब आगे से कभी नहीं होगा दीदी, सॉरी प्लीज। कोई सॉरी वॉरी नहीं दीदी। ये बैग पकड़ दीदी प्लीज और निकल यहाँ। प्लीज दीदी प्लीज निकल यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है तुझे? दीदी निकल यहाँ से। प्लीज दीदी। तो तू क्या कहना चाहता है? तरुण ने किया है सब? मैं क्या बोलूं? सच बता वरना हलक से ना जुबान निकालूंगा। बोल। सर वो तरुण सर वो पोर्न वीडियो का बहुत शौकीन था, एडिक्ट था एकदम। मेरी ही दुकान से रिचार्ज करवाता और 4 दिन में ही पूरा इंटरनेट पैक खत्म कर देता था पोर्न वीडियो देखकर। मगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो क्या? बोल। हो सकता है सर प्रतीक सही कह रहा था, ये तरुण इसकी इंटरनेट हिस्ट्री पॉर्न से भरी पड़ी है। आज भी कई प्रोस्टिट्यूट्स के साथ कांटेक्ट में है। सर मोहल्ले वालों ने बताया कि तरुण निशा के एंगेजमेंट में आया था और ना ही निशा और ऋतु के अंतिम संस्कार में। ये तरुण 1 महीने तक निशा के घर में रहा था और निशा की प्रेगनेंसी भी 1 महीने की थी। कहीं तरुण ने दवा देकर निशा को मोलेस्ट तो नहीं किया? और जब निशा को इस बारे में पता चला उसे तरुण को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन सर अगर तरुण ने ऐसा किया था तो फिर निशा ही क्यों कह रही थी कि उसे पता नहीं उसके बच्चे का बाप कौन है? ये तो उसके परिवार वाले कह रहे हैं, लेकिन निशा ने अपने परिवार वालों को क्या कहा यह हमें पता लगाना है। झूठ बोलता है। पूरी इंटरनेट की हिस्ट्री तेरी पॉर्न से भरी हुई है, प्रोस्टिट्यूट के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहता है और तू कह रहा है कि तूने कुछ नहीं किया। हाँ सर, मैं प्रोस्टिट्यूट के कांटेक्ट में हूँ
लेकिन सर ये मेरी बीमारी का इलाज है। ऐसी कौन सी नई बीमारी हुई है तुझे जिसके इलाज के लिए तुझे प्रोस्टिट्यूट के पास जाना पड़ता है? सर तरुण एक्चुअली सेक्स एडिक्ट है, इसका इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि इस एडिक्शन का सिवाय सेल्फ कंट्रोल के और इलाज नहीं है। और इसीलिए सर मैं प्रोस्टिट्यूट के पास जाता हूँ सेल्फ कंट्रोल चेक करने के लिए। अपने इस एडिक्शन में किस पे हाथ डाला था, ऋतु पे या निशा पे, जिसकी वजह से निशा ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया? नहीं सर, इसकी वजह कुछ और ही थी। और सर मैं इसी इंसिडेंट के बाद अपने घर लौट आया था और निशा दीदी ने पापा को छोड़कर किसी और को ये बात नहीं कही थी। निशा रेड लाइट एरिया में क्या कर रही थी? सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं निशा दीदी के घर में रहता था तो कई बार कुछ अजीब गरीब हुआ था। तरुण, ये दरवाजा किसने बंद किया था? अरे मुझे क्या पता, मैं तो पानी पीने उठी थी, देखा तेरा दरवाजा बाहर से बंद है। दीदी मुझे लगा हॉल में कोई था। पागल है क्या? मैं ही थी और कोई नहीं था। तू जाके सो जा। सर आई एम श्योर वहाँ कोई तो होता था। ये एक बार नहीं कई बार हुआ था। जब भी मेरा दरवाजा रात में बाहर से बंद होता था तो बाहर कोई ना कोई होता था और मेरे रूम का दरवाजा निशा दी या ऋतु में से कोई एक खोलती थी। ठीक है, तुम्हारा डीएनए टेस्ट करना होगा। सर, निशा एनजीओ के रूटीन काम से अक्सर रेड लाइट एरियाज में जाती थी और रुचि ने बताया कि वहां उसने तरुण को देखा था। हो सकता है फैमिली की इज्जत बचाने के लिए उसने तरुण को घर से निकाल दिया। कोई तो था जो उस घर में आता जाता था और सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल भी हुआ है। सर कब? सर मैं ऋतु के कॉल डिटेल्स में मिला सभी पीसीओ को क्रॉस वेरीफाई किया, तो भी पता नहीं चल पाया कि ऋतु को कौन कॉल करता है। लेकिन सर 5 पीसीओ ऐसे हैं जहां पे ऋतु को कॉल करने के बाद किसी दूसरे नंबर पर भी कॉल किया गया था। ये नंबर श्रीकांत गुप्ता था। हेलो, ओके सर, बीएसजी के 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स में से सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर है गाजियाबाद में, मेडोक फार्मेसी। तुम फार्मेसी जाओ। सर। पांडे, इस श्रीकांत गुप्ता के घर जाके देखो। सर। सर ये नंबर तो हमारा नहीं है। आपके आईडी पर रजिस्टर्ड है ये नंबर? मेरे आईडी पे? आप दोनों के अलावा कौन कौन रहता है घर में? सर घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, बस। ये फोन किसका है? सर फोन का तो पता नहीं, लेकिन ये बैग मेरे बेटे का है। आप बता सकते हैं इस बीएसजी दवा का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कंपनी में किसके जिम्मे है? वेट सर। सर उस आदमी की लोकेशन ट्रेस हो गई है जिसके पास मेडॉक कंपनी के बीएसजी मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा था। यह आदमी हाथ से नहीं निकलना चाहिए दीपक।
ट्यूशन टीचर के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? सर मुझे मोबाइल खरीदना था, लेकिन मेरे पापा मम्मी मान ही नहीं रहे थे। फिर एक दिन वो मुझे पार्क में मिला। उसने मुझसे कहा अगर मैं उसका एक काम कर दूं तो वो मुझे मोबाइल देगा। वो क्या काम करवाना चाहता था तुमसे? सर राहुल को उसने अपनी जाल में फंसा के मुझे ड्रग्स दिलवाए। उसने मुझसे कहा जैसे ही अदिति मैम दवा पी ले मुझे फोन कर देना। मैंने ऐसे ही किया। वो मुझे ड्रग्स देकर मुझ पे रेप करता रहा और उसने वीडियोस बना ली और फिर मुझे ब्लैकमेल करता रहा। क्या नाम है उसका? रुको, उठाओ बोल। रितु के घर के बाहर एक मेडिकल स्टोर था। वहां आते जाते हमारा अफेयर शुरू हो गया था। मैंने मेरे और रितु के बीच के कुछ प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए थे। घर में सबके सो जाने के बाद वो सबके कमरों की कुंडी लगा देती थी ताकि कोई भी जागे तो मैं वहां से चला जाऊं। अरे रितु, तो यहाँ क्या कर रही थी रात को? मैं पानी पीने आई थी। अच्छा। सर निशा की खूबसूरती के आगे रितु कुछ भी नहीं थी। मेरा मन टोल गया था। मैंने रितु को वीडियोस दिखा के धमकाया कि वो निशा के साथ फिजिकल होने में मेरी मदद करे। मेरी दी हुई दवा को निशा की माइग्रेन वाली दवा के साथ दे दी। चुप कर। वो नहीं तेरा वीडियो ना अभी तेरे बाप को भेज दूंगा। भेजू? हाँ तो चुप रहे। सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा था मगर निशा प्रेग्नेंट हो गई और चीजें बदल गई। रितु ने आके मुझे बताया कि निशा को उस पर शक हो गया है। मैंने आज तक कभी किसी के हाथ से कुछ नहीं खाया, सिर्फ तुम ही मुझे दवाई देती हो। कहीं तुमने ही तो ये सब। ये क्या बोल रही दीदी? इसलिए मैंने उसे ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। 2-3 दिन मैंने उसका पीछा किया। फिर वो मौका आ गया जिसकी मुझे तलाश थी। वो सुनसान रास्ते में अकेले जा रही थी। रितु को क्यों मारा? रितु को शक हो गया था कि मैंने निशा का मर्डर किया है और पुलिस को जब ये पता चला कि निशा को सेडेक्टिव देकर उसका रेप किया गया, रितु डर गई। हमें ना पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। देख, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। रितु इतने डर गई थी कि अगर पुलिस उससे एक बार भी पूछताछ करती तो वो सब कुछ उगल देती। अब मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। निशा को फंसाने के लिए रितु को मोबाइल गिफ्ट दिया। उस तरह से अदिति को फंसाने के लिए तूने एक 13 साल के बच्चे का इस्तेमाल किया। शर्म नहीं आई तुझे? डर नहीं लगा? मैं अपनी लत से मजबूर था। खुद को बचाने के लिए मैंने अदिति को धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो उसका भी हाल वही करूंगा जो निशा का किया था। रितु की लाश देखने के बाद अदिति ने सरेंडर कर दिया था। अब सारी उम्र जेल में सड़ते रहे। देखा आपने कितनी दस्तकें मिली। निशा का अपनी तबीयत को इग्नोर करना ये एक दस्तक थी। निशा का ये बार बार कहना कि उसे नहीं पता उसके बच्चे का बाप कौन है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ पापा? और उसके फैमिली मेंबर्स को इस दस्तक को इग्नोर करना। निशा के माँ बाप को पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए थी। मोबाइल फोन का सीक्रेटली इस्तेमाल करना ये भी एक बहुत बड़ी दस्तक थी। बच्चों पे नजर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी उन्हें बहला फुसलाकर गलत काम करवा सकता है। अजय ने जब रितु को ब्लैकमेल करना शुरू किया तो वो पुलिस की मदद ले सकती थी, लेकिन वो चुप रही और अजय का शोषण सहती रही और उसी चुप्पी की वजह से निशा भी अजय का शिकार बनी। इसलिए चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। और यहां से निकलेगा
दुआ खिलो खिलो खिलो, शाबाश शाबाश, ऐसा ही बनाते रहो। अरे रश्मत, काय झालं? क्या हुआ? नीला, ए नीला, पता नहीं, तो खेल रही थी। क्यों रो रही है? इसने कहीं कुछ खा तो नहीं लिया? अब बोल ना। आकर क्या हुआ? क्यों रो रही है? आई की रिंग यहाँ पर रखी थी ना। आसपास आपने ये तो सुना होगा कि एक छोटे बच्चे ने नाक में कुछ डाल दिया है, मुंह में कुछ डाल दिया है और उसकी अब जान खतरे में है। वो तो बच्चे होते हैं, लेकिन उनको संभालने की जिम्मेदारी हम बड़ों की है। यहाँ जयंत की जिम्मेदारी थी 4 साल की रचना को संभालने की। उसकी लापरवाही की वजह से 4 साल की रचना ने एक डायमंड की अंगूठी निगल ली थी। क्या आप यकीन करोगे, 13 साल पहले हुई ये दुर्घटना आज बहुत बड़े जुर्म की पहली दस्तक थी। हाय, क्या बात है गॉर्जियस, आज तो बड़ी हॉट लग रही है। कुछ नई बात बता। आई नो, आई एम हॉट। रचना जब 4 साल की थी उस वक्त उसने खेल खेल में एक डायमंड की अंगूठी निगल ली थी। अब रचना 17 साल की होशियार और ब्राइट फ्यूचर वाली लड़की थी। आप सोच रहे होंगे वो अंगूठी गई कहाँ? तो 13 साल से वो अंगूठी रचना के बॉडी में ही थी। ये है अंगूठी। डायमंड रिंग मेरी स्टमक में कैसे? बेटा, वो बचपन में ना तुमने गलती से निगल ली थी। डोंट वरी, उस वक्त तुम छोटी थी तो तुम्हारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए थे। उस वक्त सर्जरी करके अंगूठी निकालना तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए डेंजरस था। लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो, बस एक छोटी सी सर्जरी होगी और अंगूठी बाहर। What is this, पापा? I can't believe this. मेरे पेट में एक डायमंड की रिंग है और आप लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई। देखो, हमने ये बात तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि जमाना बहुत खराब है बेटा। अगर ये बात किसी को पता चल जाएगी ना तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो ये जो रिंग है ये रियल डायमंड की है? हाँ, रियल डायमंड की, और तेरे दादी की पुश्तैनी रिंग है। तो बहुत महंगी होगी। उस जमाने में करीब 3.5 लाख की थी, आज की डेट में 12 से 15 लाख की होगी। लेकिन देख, इस बात को तो किसी से डिस्कस मत करना। हम लोगों ने भी ये बात किसी को नहीं बताई है। हाँ बेटा, आई सही कह रही है। तुम हमें प्रॉमिस करो कि तुम्हारी पेट में डायमंड रिंग के होने की बात तुम किसी को नहीं बताओगी, वरना तेरी जान को खतरा हो सकता है। प्रॉमिस? आजकल तो एक मोबाइल के लिए मर्डर होता है। रचना के पेट में तो 12-15 लाख की डायमंड रिंग थी। क्या ये 12-15 लाख की डायमंड रिंग किसी क्राइम की वजह बनने वाली थी? नहीं, वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। माइनर सर्जरी है जी, वो किडनी में से पथरी निकालना है। जी, लेकिन क्या है कि ऑपरेशन है तो फिर पैसे तो लगते ही है ना, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मेरे ड्यूज जो है वो क्लियर कर दीजिए। जी थैंक यू। तो दिखा देना अपने औकात। रचना का ऑपरेशन करके उसके पेट में से अंगूठी निकालने वाले हो, मुझे बताया तक नहीं। भाऊजी, ऑपरेशन अब तक हुआ नहीं है, हम लोग आपको बताने ही वाले थे। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो इसका ऑपरेशन नहीं किया। अरे कैसे करवाते ऑपरेशन? मेरी बेटी की जान को खतरा था। अरे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका क्या? उस वक्त मैं अगर मेडिकल कॉलेज में पैसे भरता तो आज मेरी प्रिया डॉक्टर रहती। हाँ, तो मैं उस वक्त 3.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। पागल समझाए क्या मेरे को? पागल समझाए? गया वो जमाना 3.5 लाख था। अभी उस अंगूठी की कीमत कम से कम 15 लाख तक तो होगी। मुझे मेरा 50% चाहिए, दैट्स इट। भाऊजी, थोड़ा
सोच समझ के बात कीजिए ना। जरूरी है यूं चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बात करना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा पैसा दे दो, पण तुमचा थोबाड पण बघायचा नाही मला. तुला माहिती है ना, शिरीष तो शुरू से ही ऐसा ही है। तू ज्यादा सोच मत। कैसे न सोचू दीदी, बता। मेरी बेटी का ऑपरेशन होने वाला है, उसकी जान को खतरा है, मगर किसी को कुछ नहीं पड़ी है इस बात की। सबको बस इसी बात की पड़ी है कि उस अंगूठी की कीमत कितनी होगी। तुम मत परेशान हो, चाय पी ले, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। मुझे ना ये विपिन बिल्कुल पसंद नहीं है, एक नंबर का फ्लर्ट है। तू ना इसके बारे में ज्यादा सोचा मत कर। अरे चिल कर, मैं नहीं सोच रही हूँ। काम कर, तू उसके बारे में ज्यादा मत सोच। अच्छा चल, मैं निकलती हूँ, मुझे जाना है। चल ठीक है, बाय। रचना के ऑपरेशन से ठीक एक हफ्ते पहले उसे दिन दहाड़े किडनैप किया गया था। क्या इसकी वजह डायमंड रिंग थी या कुछ और? हाँ, निकालो निकालो, कुछ अच्छा बना खाना खाने के लिए। हाँ नहीं, हाथ से बनाओ, होटल में से मत मंगाओ। सर हमें आपकी हेल्प चाहिए सर। सर प्लीज हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ? मेरा नाम जयन नामले और मेरी बेटी रचना को किसी ने किडनैप किया सर। सर और ये वीडियो भेजा उन्होंने। कितने बजे मिली वीडियो? सर शाम के कुछ 8:30 बजे। और रचना कॉलेज के लिए कितने बजे निकलती है? सर वो सुबह 7 बजे निकल जाती है और 4 बजे तक वापस आ जाती है, मगर आज जब वो वापस नहीं आई तो मुझे टेंशन हुई। मैंने उसको फोन किया सर, मगर फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसके दोस्तों से पूछताछ की? सारे दोस्तों को कांटेक्ट किया सर, और हमारी मेड को भी उनके घर पर भेज दिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। मुझे किसी ने ये वीडियो भेजा और फिर इसी नंबर से फोन कॉल भी आया। बेटी का वीडियो देख लिया, अब 5 लाख का इंतजाम कर ले, और अगर बेटी से प्यार है तो पुलिस से कांटेक्ट करने की गलती मत करना। सर हम लोग काफी रिस्क लेकर आप लोगों के पास आए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आप रोइए मत, लीजिए पानी पी। जिसका आपको कॉल आया था उसकी आवाज पहचान सकते हैं आप? नहीं सर। किसी के ऊपर शक यानी किसी के साथ दुश्मनी? ऐसा तो कोई भी नहीं है सर। फिर क्यों किडनैप करेंगे आपकी बेटी को? पेट में सर, उसके पेट में डायमंड रिंग है। क्या? रियल? वो बचपन में निकल गई थी सर। बाहर नहीं निकले अभी तक? नहीं। तो उसको कुछ नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, जब बचपन में रचना ने रिंग को निगल लिया था, हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे, लेकिन इस वक्त डॉक्टरों ने सर्जरी करने से मना कर दिया, और इतने सालों तक कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन अब जाकर उसे उल्टियां होने लगी तो डॉक्टर के पास नहीं ले गए? ले गए थे ना सर, और अगले हफ्ते ही उसका ऑपरेशन होने वाला था और हम उस रिंग को निकालने वाले थे। अच्छा, ये बात किस किस को पता है उसके पेट में डायमंड रिंग है? सर हमारे फैमिली डॉक्टर शिंदे को, हमारी मेड रानी को, और नीला की बहन रमा को। शिरीष भाजी और कविता बहनी का भी तो नाम लो ना। हाँ, लेकिन वो तो डायरेक्ट फैमिली हुआ ना, और वो रचना का किडनैप क्यों करवाएंगे? और वैसे भी जितना रिंग हमारा है उतना उनका भी है। जितना रिंग तुम्हारा है उतना उनका कैसे होगा? सर वो रिंग मेरी खुद की नहीं थी, वो मेरी माँ की पुश्तैनी रिंग थी। क्या कीमत होगी रिंग की? सर आज की डेट में 15 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। 15 लाख? जी सर, रिंग की कीमत है 15 लाख और रैंसम के लिए सिर्फ मांगे गए हैं 5 लाख।
किडनैपर इतने पागल नहीं है, वो तो 20-25 लाख आराम से मांग लेंगे। इसका मतलब किडनैपर को पता नहीं है उसके पेट में डायमंड रिंग है। उन्होंने तो सिर्फ 5 लाख ही मांगे। आप शिर्की के पास डिटेल में रिपोर्ट लिखवा दीजिए और आप दोनों का मोबाइल नंबर देना। जी सर। उसे हम सर्विलेंस पे डालेंगे। अगर वो किडनैपर का वापस फोन आया तो हमें पता चलेगा, उसको हम पकड़ सकेंगे। सब कुछ भी करके मेरे बेटी को बचा लीजिए सर। फिक्र मत कर। देख, शांति से रह, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। हमें हमारे पैसे मिल जाने के बाद हम छोड़ देंगे तेरे को। क्यों किडनैप किया, किसके कहने पे किया है? तेरा ही कोई जान पहचान वाला है, उसी ने सुपारी दी है तुझे उठाने की। कौन है? सोचती बैठ, रात अच्छे से कटेगी। चल रहे। प्लीज छोड़ दो, प्लीज। अरे छोड़ दो प्लीज। हैप्पी रोज डे। थैंक यू, यू टू हैप्पी रोज डे। हाँ थैंक यू। विपिन, विपिन, विपिन। हाय। हैप्पी रोज डे। रियली? क्या सोचा तुमने कि एक रोज देके तुम मुझे पटा लोगी? यू नो गुंजन, माय एक्स गर्लफ्रेंड, उसने मुझे लास्ट रोज डे पे ये गोल्डन कलर की वॉच दी थी। गुंजन ने तुम्हें गोल्ड कलर की वॉच दी थी। मैं तुम्हें रियल डायमंड दे सकती हूँ, वो भी 15 लाख की। डू यू इवन नो कि 15 लाख में कितने जीरो होते हैं? ये तुम्हारी रिंग ना 15,000 की भी नहीं है, और ये चीफ स्टफ अपने पास रखो। डायमंड की रिंग मेरे फिंगर में नहीं, मेरे स्टमक में है, जो कि बहुत जल्दी निकलने वाली है। और 15 लाख में कितने जीरो होते हैं ना, ये मुझे अच्छे से पता है। डू यू नो व्हाट? यू रियली डोंट डिजर्व इट। और तुम्हारी और गुंजन की रिलेशन की रियलिटी ना मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम दोनों की लास्ट फाइट की वीडियो है मेरे पास। मुझे उस दिन वो रिंग वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया था। तुम हमें प्रॉमिस करो कि तुम्हारी पेट में डायमंड रिंग के होने की बात तुम किसी को नहीं बताओगी। काव्या, जब रचना की किडनैपिंग हुई तुम उसके साथ थी ना, तो तुमने तो किडनैपर्स को देखा होगा। नहीं सर, उसका घर ना अलग डायरेक्शन में और मेरा घर अलग डायरेक्शन में, इसीलिए मैं अलग डायरेक्शन में चली गई थी। अच्छा, हमने सुना है कि तुम रचना की बेस्ट फ्रेंड हो, तो रचना की इस कॉलेज में किसी कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, कुछ पता है तुम्हें? झगड़ा टाइप्स तो नहीं हुआ था, लेकिन उससे ना विपिन पे हैवी वाला क्रश था। विपिन? किस टाइप का लड़का है ये विपिन? बहुत ही एरोगेंट और एक नंबर का फ्लर्टियस है, लेकिन उसने रचना को रिजेक्ट कर दिया था। मतलब 2 लड़के, एक लड़का गाड़ी चला रहा था और दूसरे लड़के ने रचना को किडनैप किया। लेकिन ये फुटेज में नंबर साफ साफ नहीं दिख रहा है। अगर एक गाड़ी का नंबर साफ साफ दिख जाता तो केस यही सॉल्व हो जाता सर। पता चल जाएगा शिरकी। एक काम करो, इस रूट पे जितने भी सीसीटीवी है उसका फुटेज चेक करो, उसमें नंबर भी कैप्चर हुआ होगा और ये कौन से रूट पे गया वो भी पता चल जाएगा। वैसे सर, मैंने इस गाड़ी की डिटेल्स पेट्रोलिंग टीम को शेयर कर दी है। अगर ये कोई सिक्योरिटी चेक या टोल नाका क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वहीं पकड़े जाएंगे। अच्छा, इस रचना का फोटो और रैंसम कॉल जिस नंबर से आया था उसका कुछ पता चला? हाँ सर, उस आदमी की डिटेल्स तो मिल गई है, लेकिन उस आदमी का कहना है कि कुछ दिन पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया था और उसने उसकी FIR रिपोर्ट भी करवाई थी। फिर से कोई रैंसम कॉल? नहीं सर, वैसे हमारी एक टीम उसे कंटिन्यू मॉनिटर कर रही है। ये रचना के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? सर, फोन कंपनी जल्दी उसका डेटा हमसे शेयर करेगी। वैसे अभी तक हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से रचना को 1:35 पे किडनैप किया गया और तकरीबन 1:37 पे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। पता नहीं शिरकी, मुझे ये मैटर कॉलेज का कम और डायमंड और फैमिली का मैटर ज्यादा लगता है। एक काम कर दे कि रचना के माँ बाप से मिलकर ये डायमंड की हिस्ट्री डिटेल में पता कर दे। तुम फिर आ गई। तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? देखो, मुझे भी तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कोई क्रश है तुम पे। गुंजन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। बस इसलिए
तुमसे दोस्ती करके तुम्हें एक्सपोज करना चाहती थी। लिसन, तुम्हें जो करना है वो करो, समझी? ये वीडियो तुमने बनाया? देखो, ये वीडियो ना डिलीट कर दो। गुंजन ना मुझ पे हमेशा झूठे एलिगेशंस लगाती थी। कोई भी वीडियो देखेगा ना मुझे कल्पित समझेगा। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। लिसन, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। आपका भाई शिरीष और उसकी पत्नी कविता आपके साथ में रहते? नहीं सर, वो पुणे में ही है, लेकिन वो लोग अलग रहते हैं। अरे, आपने तो उस दिन पुलिस स्टेशन में कहा था एकदम फैमिली जैसे। क्या फैमिली जैसे? उनसे अच्छे तो हमारे 100 दुश्मन हैं। अब क्यों चुप है आप? संगत का नहीं, आपके भाई ने क्या किया उस दिन आके? क्या किया था? सर, वो शिरीष दादा को जब रचना के ऑपरेशन के बारे में पता चला तो वो हमारे घर आया और हमसे लड़ने लगा। और किस बात का 50% भाऊजी? हाँ, 13 साल से मेरी बेटी दर्द में है, तेव्हा नहीं आली तुम्हाला आठवण? हाँ, आणि आज जब ऑपरेशन की बात निकली तो दौड़े दौड़े चले आए। समझा दे इसको, बीच में ना बोले, समझा दे। नाहीतर काय? काय? नाहीतर मी स्वतः तिचं पोट फाडेन, रांगोठी निकालूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरे घर से निकलो, अभी निकलो यहाँ से। सर, मैंने रचना के रूम की तलाशी ली, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर मेरी रच्चू को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप मेरे गहने बेचो, उससे 5 लाख रुपए आएंगे और मेरी बेटी को घर ले आओ। नीला, रेडू नकोस, पुलिस हमारे साथ है, रचना को कुछ नहीं होगा। शिर्के, ये रचना डॉक्टर शिंदे को मिल के आई, उसके बाद में उसने किस किस को कॉल किया जरा पता लगा। उनका कॉल ड्यूरेशन और मोबाइल लोकेशन निकालो। एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो क्लिनिक में जाके आई, उसका ऑपरेशन होने वाला है, ये बात तो सिर्फ घर वालों को पता थी, शिरीष को कैसे पता चला? सर, मैं मिलता हूँ शिरीष से। हो सकता है कि रचना की किडनैपिंग में शिरीष भी इन्वॉल्व हो। ये भी हो सकता है कि ये डॉक्टर शिंदे और ये शिरीष, ये दोनों आपस में मिले हुए हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर किडनैपिंग रिंग के लिए है तो रचना की जान को खतरा है। चाय लीजिए। मिस्टर शिरीष जी, आपके घर का सर्च वारंट है हमारे पास, बगात मध्ये। हो सर। आपको क्या लगता है वो रचना का किडनैप हम लोगों ने किया है? क्यों, नहीं लगना चाहिए क्या? आप तो चाकू से रचना का पेट काट के रिंग निकालने की कोशिश कर रहे थे। अरे सर, वो तो मैंने गुस्से में कहा था। मैं तो बोली साहब, ये किडनैपिंग ना जयन भाऊ और नीला बहनी का नया ड्रामा है। जयन भाऊ ने जानबूझकर तमाशा खड़ा किया है और रचना को कहीं बाहर भेज दिया। एक नंबर के लालची है दोनों हस्बैंड वाइफ, अंगूठी अकेले हड़प करना चाहते हैं। सर, पूरा घर चेक किया पर कोई नहीं मिला। परसों 1 बजे से 3 बजे के बीच कहां थे आप? यहीं पे थे सर, घर पे ही थे। आपका नंबर दो। लीजिए, 9967। जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शहर से बाहर मत जाइएगा।
सर सुना है कि सिटी कॉलेज से रचना दामले नाम की एक लड़की की किडनैपिंग हुई है जिसके पेट में 15 लाख की डायमंड रिंग है। बहुत सुनते हैं आप, जरा कम सुना करो। सर हमारे सोर्सेस है। तो इंटरव्यू आपके सोर्सेस का लो ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? सर आप हमें अवॉइड कर रहे हैं। पुलिस जो भी काम करती है लोगों की भलाई के लिए करती है। जब सही वक्त आएगा हम लोग ब्रीफ करेंगे, अब हमें हमारा काम करने दो। सर प्लीज कुछ तो बताइए। चलिए हटिए। सर सर पीछे हटिए। सर प्लीज सर। खाना खा लो। बेबी के तो हाथ बंद है, खाएगी कैसे? चलो मैं ही खिलाता हूँ अपने हाथों से। ये लो, खा लो। अरे खा लो। तुझे बोला था ना उसके हाथ खोल देना और खाना खाने के लिए बोलना। अगली बार से कोई बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? हाँ तो ठीक है ना, ये तू आराम से भी बोल सकता है। ये ज्यादा अकड़ मत दिखा, तो जाके अंदर बताओ उससे तू कौन है। देख अपने 50-50 हजार रुपए लेके यहाँ से कल्टी हो लेना। इसके बाद लड़की का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। ये शाने दिमाग का बेमत बना। ये क्या है? आयला, ये लड़की के पेट में तो 15 लाख की अंगूठी है। तुमने हम लोग को समझ कर रखा है बे? हाँ? अब अंगूठी के बराबर 3 हिस्से होंगे, समझा? सर ठीक है, ये शिरीष और डॉक्टर शिंदे का कुछ कनेक्शन के बारे में पता चला? हाँ सर, वो डॉक्टर शिंदे का कहना है कि वो उन दोनों का फैमिली डॉक्टर है, इसलिए रचना के ऑपरेशन वाली बात उसने शिरीष के साथ शेयर की थी। और सर एक और इम्पोर्टेंट बात पता चली है, वो डॉक्टर शिंदे का लैब असिस्टेंट पवार जिस दिन रचना गायब हुई है उसके दूसरे दिन से ही छुट्टी पर है। अच्छा, हो सकता है ये पवार भी किडनैपिंग में शामिल हो। तो पवार के बारे में पूछताछ करो। कौन है तू? हाँ, यहाँ पे किडनैप क्यों किया है मुझे? बोलने का कौन है? ना ही जमणार काम खूब है, चल फोन ठेव। सर आइए। सर एक काव्या इंदुलकर है, रचना की बेस्ट फ्रेंड। रचना ने इनके साथ एक वीडियो शेयर किया था सर एक लड़का है विपिन दाभोलकर, हमारी कॉलेज में ही है। रचना उसे पसंद करती थी और हमारी कॉलेज में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। उन दोनों का झगड़ा हुआ था, उसी का ये वीडियो है। एक्चुअली सर विपिन की गर्लफ्रेंड ने बाद में सुसाइड कर लिया था। सिर्फ मुझे लगता है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है, लड़की के ऊपर ध्यान रखो। सर मुझे लगता है कि विपिन ने ये किया है क्योंकि उसे पता था कि रचना के पास ये वीडियो है और वो उससे बहुत गुस्सा था इस बात के लिए। ठीक है तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे तुम्हें। सिर्फ काम वाली बाई का नाम क्या बताया? रानी सर। उसके बारे में पता किया? सर रानी का नेचर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसे अपने बेटे के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना है और उसके लिए उसे तकरीबन 15 लाख रुपए की जरूरत है। अच्छा, अब सर वो ठहरी काम वाली बाई 15 लाख कैसे अरेंज करेगी? मतलब तुम्हारा कहना ऐसा है कि रानी ने रचना को किडनैप करवाया होगा? हो सकता है सर, क्योंकि रानी को पैसों की तो जरूरत है। उसने सोचा होगा कि रचना को किडनैप करते हैं और रैंसम में 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और बाकी के पैसे उसके पेट में जो डायमंड रिंग है उसे बेच के अरेंज कर लेगी। उसको और उसके पति को बुला। साहब रचना बेबी तो हमारी बेटी है, उसका हम लोग किडनैप कैसे? किडनैप नहीं कर रहे तो 15 लाख रुपए नहीं मिलते ना। बच्चे की एडमिशन करनी है ना इंजीनियरिंग को। वो तो बच्चे की जिद थी साहब, क्या करें, हम अपने गांव की अपनी सारी जमीन बेच रहे हैं ताकि उसके एडमिशन के लिए 15 लाख रुपए इकट्ठा कर सके। जब गांव की जमीन बेची जाएगी तो हमें इन्फॉर्म कर देना। भागना नहीं पुणे से, और गए तो बच्चे का फोटो और मोबाइल नंबर भी देके जाना। साहब हम कहाँ भागेंगे साहब, जब रचना बेबी के बारे में मुझे पता चला तो मैं बाबा से वो विभूति लेकर आई और मैंने मैडम को दी थी। अरे देवा, ये अंगूठी की बात बाबा जी को भी पता है? साहब नहीं पता थी, वो चमक कर विभूति कैसे मिलती बाबा जी से? उन्होंने बोला था कि माथे पे लगाओ तो अंगूठी अपने आप बाहर आएगी। आगे बाहर? अंगूठी आगे बाहर? अरे बाप रे,
पता नहीं ये बाबा जी ने कितने भक्तों को बताया होगा और कितने भक्तों ने रिश्तेदारों को बताया होगा। तुम्हारे पास बहुत वक्त है क्या? निकलो, किसी को बताना नहीं अभी। अरे अंगूठी की बात, जाओ। शिरके सर, इन पे ध्यान रखो, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। ठीक है सर। पता करो जमीन की बात सच है या नहीं है। इनके बेटे की भी कॉल रिकॉर्ड चेक करो। तो ये भी देखना पड़ेगा ये बाबा जी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। ये विपिन दाभोलकर का कुछ पता चला? सर अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, खबरी लोग अलर्ट पे हैं। कल रात 11 बजे कोंडवा बस स्टॉप के पास वाले ब्लू डस्टबिन में 5 लाख डाल देना, बाकी हम संभाल लेंगे। रचना का टेंशन मत लेना, वो सही सलामत सुबह तक घर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको क्या करना है। फोन का इंतजार करो। जी। शिरकी कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है सर, वैसे मैंने अपने खबरियों को अलर्ट कर दिया है, सभी पे नजर रखे हुए हैं। कॉल लोकेशन चेक किया? हाँ सर। सर ये जो कॉल आया था ये चिंचवड़ से आया था और हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जो चिंचवड़ में रहता है और ना ही कोंडवा में जहाँ फिरौती के लिए रकम मंगाई गई। ये किडनैपर बहुत शातिर है, अपनी टीम तैयार करो, इसे होशियारी से पकड़ना होगा। शिरके रैंसम कॉल यहाँ चिंचवड़ में आया था और उसने पैसा यहाँ मंगवाया कोंडवा में। जैसे किडनैपर कोंडवा से पैसा लेके निकलेगा हम उसके पीछे जाएंगे। हम लोग 2 टीम करेंगे, एक टीम में हम तीनों रहेंगे, बाकी टीम में तुम सब रहोगे। ओके? यस सर। वो रचना को मिलने की कोशिश करेगा, हम भी उसके पीछे रहेंगे, उसको पकड़ेंगे और रचना को छुड़वा लेंगे। राइट सर, कोई डाउट नहीं? सर हमारा फुल प्रूफ प्लान तैयार था। मेरे करियर में मैंने इतने किडनैपर्स को पकड़ा था, इसलिए मुझे यकीन था कि रचना को हम ढूंढ लेंगे और उसके माँ बाप के पास उसको पहुंचा देंगे। लेकिन अगली सुबह हमने जो खबर सुनी वो सुन के हमारे होश उड़ गए। चलो 5 लाख की बैग तैयार है। सर वो प्लान थोड़ा चेंज करना होगा। क्यों? सर वो 5 लाख मैं हम लोगों को सुबह ही दे आया। मतलब? सर वो मेरी बात सुनिए, मैं वो 5 लाख जो है वो किडनैपर्स को दे आया आप लोगों को बिना बताए, क्योंकि कल जब मैं पुलिस स्टेशन से अपने दुकान पर लौटा तो मेरे दुकान वाले मोबाइल पर किडनैपर का कॉल आया। हेलो, क्या रे? मैं तेरे को समझाया था ना पुलिस को बीच में नहीं लाने का, लेकिन तू बरोबर पुलिस को अपडेट दे रहा है। लगता है रचना से प्यार नहीं है तेरे को। नहीं भाई साहब सुनिए ना, मुझे गलती होगी, आई एम सॉरी। मैं रचना से बहुत प्यार करता हूँ, इकलौती बेटी है वो मेरी। लगता तो नहीं। चल मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, तू कल सुबह 9 बजे पैसा लेकर लॉ कॉलेज रोड के नाके वाले डस्टबिन में बैग डाल दे। ये आखिरी मौका है, अभी पुलिस को बताया तो समझ तेरी बेटी गई। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? पहले आप कहते हो पुलिस हमारे लिए कुछ नहीं करती, जब हम हमारा टाइम और एक्सपीरियंस आपके लिए यूज करना शुरू कर दे तो आप इंटेलिजेंट बन जाते हो। कमाल है, हमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। रचना कहाँ है? रचना अभी तक घर नहीं आई। घर नहीं आई मतलब समझते हैं आप? किडनैपर आपको बेवकूफ बना के चला गया। सर मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे आप लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए, पर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर, पता नहीं वो लोग रचना को छोड़ेंगे भी या नहीं। मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। अब हमारे पास कंप्लेंट आई है तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो, हाँ 3 लाख ले गए कुत्ते साले। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि डॉक्टर का क्या करेंगे, उसे कहाँ से देंगे पैसे? अरे आप पैसों की चिंता मत कीजिए डॉक्टर सीधे, हम कैसे भी करके आपके पैसे दे देंगे, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। काम हो गया। थैंक यू। ये लो तुम्हारे पैसे। पूरे हैं ना? हाँ। थैंक यू। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज
लिख रहे थे तुम दोनों? सर सब कुछ नहीं, वो इसने मुझे पैसे दिए थे, वो लड़की है ना रचना, उसका मोबाइल चुराने के लिए सर। और तूने उसको किडनैप करवा लिया? जी सर। ए बोल। सर मैं माइनर हूँ, मेरे पेरेंट्स के सामने बात करूंगा। माइनर है तू? हाँ? क्या है डेट ऑफ बर्थ? सब याद नहीं? सब 6 में 2018। तो 18 साल का है। कांग्रेचुलेशंस, बड़ा हो गया तू, तो जवान हो गया। हाँ, हवा में उड़ सकता है तू अभी, है ना? क्यों किडनैप करवाया तूने? सब रचना को मैंने किडनैप नहीं करवाया। रचना किडनैप हुई है ये तो मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला है। ठीक है, मान लेते हैं कि तूने सिर्फ मोबाइल चोरी करने लगा उसको। मोबाइल का है? सर वो मोबाइल मैं चोरी करने से पहले ही वो लड़की का किडनैप हो गया। अरे बाप रे। हाँ सर। हाँ? फिर वो पैसे किस बात के मांगे? हाँ? बहती गंगा में हाथ धो लिया? तू खुद को बहुत बड़ा कैसीनो समझता है। अरे पैसे पॉकेट में ले गया वो। चलो बता, मोबाइल क्यों चोरी करने लगा तू? सर वो रचना ने मेरी और गुंजन की फाइट का वीडियो क्लिप बना लिया था। वो मुझे धमका रही थी कि इस वीडियो को वो सोशल मीडिया में अपलोड कर देगी, जिससे लोगों को ये लगेगा कि गुंजन ने मेरी वजह से सुसाइड किया है। गुंजन ने तेरे वजह से सुसाइड किया? नहीं सर, सुसाइड के 1 महीने पहले तक हम दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ही नहीं थे। ये रचना तेरी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, हम दोनों कॉलेज मेट हैं। वो तो मेरे पीछे पड़ी थी, उसे तो मैंने कई बार अवॉइड किया सर। उसके पेट में डायमंड रिंग थी, पता था तेरे को? यस सर, उसने मुझे खुद ही बताया था। डायमंड की रिंग मेरे फिंगर में नहीं, मेरे स्टमक में है, जो कि बहुत जल्दी निकलने वाली है। हाँ, जैसे तूने इसको मोबाइल चोरी करने के लिए पैसे दिए, वैसे किडनैप करने के लिए पैसे दिए। नहीं सर, मुझे लगा वो झूठ बोल रही है। सर मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, प्लीज जाने दीजिए। लगता तो नहीं। चिरके सब रचना मिलने तक इन दोनों को लॉकअप में रख। सर लेकिन सर कुछ किया नहीं सर, कुछ नहीं सर मैंने सभी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, लेकिन सर किसी के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ खास नहीं मिला। लेकिन ये जो शिरीष है, इसने ये डॉक्टर शिंदे से कई बार बात की है। तो ऐसा तो नहीं शिरके, अंगूठी को लेकर इन दोनों में कुछ खिचड़ी पक रही है। शिरीष को लेकर इन सब में सबसे कमजोर कड़ी शिरीष है, सही मुंह खोलेगा। हाँ सर, मैंने फोन किया था। सर 13 साल से मैं इस डर में जी रहा हूं कि जयंत तो अंगूठी का पैसा अकेला न हड़प कर बैठे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि रचना को तुमने ही किडनैप किया हुआ है और डॉक्टर शिंदे से ऑपरेशन करवा के वो अंगूठी खुद हड़पने का प्लान है? नहीं सर, मी असं कशाला करीन? सर नहीं मेरी इतनी हिम्मत है, नहीं मेरी इतनी औकात। सर मैं सच कह रहा हूं, ये सब ना वो जयंत का नाटक है सर। सर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये दोनों ने मिलकर एक रचना को किडनैप किया होगा और चोरी छुपे वो अंगूठी निकालने वाले होंगे सर। इसलिए मैं डॉक्टर शिंदे के कांटेक्ट में था, ताकि जैसे ही वो अंगूठी निकले वो पहले मुझे आके बताए। मैं सच कह रहा हूं साहब। सर एक गुड न्यूज है, रचना को किडनैप करने में जिस गाड़ी का यूज किया था उसका नंबर किसी और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। ये रही फुटेज, फिर ये नंबर है। सर की पता करो गाड़ी किसकी है। यस, विमल डोनवार आप ही हैं? हाँ जी। ये गाड़ी आपकी है? जी ये गाड़ी तो मेरी है, लेकिन गैरेज में ये बहुत दिनों से पेंटिंग के लिए हुई है। आपके पास गैरेज का रिसिप्ट है? हाँ साहब, ये रिसिप्ट तो मेरे ही गैरेज की। ये गाड़ी कहाँ है? सब वो मेरा आदमी सचिन है ना, वो ले गए। ले गया मतलब? ऐसे कैसे किसी कस्टमर की गाड़ी आपने अपने आदमी को दे दी? आपको मालूम है उस गाड़ी से अगर कोई जुर्म वगैरह हो गया तो आपका भी नाम आएगा। सब गलती हो गई, मगर क्या है ना साहब, वो सचिन को शिरडी जाने का था ना, और बाबा का नाम लिया तो मैं मना भी नहीं कर पाया। उसे गाड़ी लेकर कितने दिन हो गए? कुछ खोज खबर लिया आपने? तो सचिन का नंबर और फोटो दीजिए। नहीं सर, इस लड़के को हम नहीं पहचानते हैं। सर वो जो लड़का गैरेज में काम करता है सचिन, मैंने उसका फोन सर्विलेंस पर डाला था।
सर थोड़ी देर पहले उसका फोन चिंचवड़ में ऑन हुआ है, और सर जब से रचना किडनैप हुई है तब से उसका फोन बार बार चिंचवड़ में ऑन ऑफ हो रहा है। मतलब उसका अड्डा है वो? हो सकता है सर, क्योंकि रैंसम का कॉल भी हमें वहीं से आया था। एक काम करो, जीपीएस पे मोबाइल लोकेशन ट्रेस करो, उसकी मदद से उस लड़के तक पहुंच सकते हैं। ये तो डेड एंड दिखा रहा है। सर वो लोकेशन भी 400 मीटर दूर है, पर यहां से तो गाड़ी जा नहीं सकती। अभी तक इस केस में जो कुछ भी हो रहा था वो प्रेडिक्टेबल था, लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। रचना इतने दिनों तक किडनैपर्स के पास जिंदा थी, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे और रचना की जान गई। कातिल हमारे इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन उसे हम ढूंढ नहीं पा रहे थे। और मैंने फिर से शुरू से किडनैपिंग का फुटेज देखना शुरू किया। शिरके गाड़ी देखी, ये बाइक देखी, ये बाइक कंटिन्यूसली कार के पीछे। कार ने 2 बार टर्न लिया, लेकिन ये बाइक वो कार के पीछे ही है। अब एक काम करो, कॉलेज वाला फुटेज दिखाओ। ये देखा, सेम बाइक वाला। यहाँ लड़की का किडनैप हुआ है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं हुआ। उसने हेलमेट तक नहीं उतारा। नंबर प्लेट पे जूम करो, क्या दिख रहा है? स्टिकर लगा हुआ है। एक नंबर का 420 आदमी है शिरके। इसने स्टिकर जानबूझ के लगाया ताकि इसे कोई पहचान न सके। मतलब ये भी किडनैपिंग में शामिल है? 100%। इस लड़के तक पहुंचो, केस सॉल्व। पता करता हूं सर इसके बारे में। और रचना का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे जल्दी चाहिए। ठीक है सर। सर रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी में हाई क्वांटिटी अल्कोहल मिला है। अल्कोहल मतलब उसको बेहोश करने के लिए यूज किया गया? हाँ सर। और रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि जिसने रचना का ऑपरेशन किया उसने बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन किया है। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह कि उसने पूरे प्रोफेशनल सर्जिकल इक्विपमेंट यूज किया है, और काफी ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। अंगूठी मिली? नहीं सर। पोस्टमार्टम में लिखा है प्रोफेशनल सर्जिकल इक्विपमेंट से ऑपरेट किया गया। मतलब किलर ने हाल ही में वो खरीदा होगा। और सर्जिकल इक्विपमेंट सर्जिकल हॉस्पिटल के आसपास ही मिलते हैं। वॉच करो। ये देखिए सर, इसी ने सामान खरीदा। कौन है ये? पता नहीं सर, रचना की फैमिली वालों से पूछते हैं। इसकी इतनी हिम्मत! साहब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरी बेटी को मारने से पहले एक बार तक नहीं सोचा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कुछ करना है हम करेंगे। उसका मोबाइल नंबर दो। सर फोन बंद है इसका। नंबर सर्विलेंस पे डालो, कॉल डिटेल्स निकालो। और एक काम करो सर, लड़के की माँ पे नजर रखो। हो सकता है लड़का माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करे। इतनी देर क्यों लगाई? कितनी देर से कॉल कर रहा हूं, आई फोन क्यों नहीं उठा रही हो?
कितने मिस कॉल पड़े हैं? अरे तेरा वो मेरे ही कहने पे राहुल ने रचना को किडनैप किया साहब। वो हमारे ऊपर बहुत कर्जा था, लेकिन हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हमारे रिश्तेदारों के सामने भी हमने कभी किसी बात का जिक्र नहीं किया। वो उस दिन नीला घर पे आई थी ना, तो उससे पता चला कि रचना की पेट में अंगूठी है 15 लाख की। तो इसलिए तुमने और तुम्हारे बेटे ने रचना को किडनैप किया और उसको मार दिया? नहीं सर, मैं रचना को मारना नहीं चाहता था, इसलिए तो मैंने 5 लाख की फिरौती मांगी थी कि फिरौती के पैसों से एक अच्छा डॉक्टर बुलाकर उसका प्रॉपर ऑपरेशन करवाऊं। लेकिन सर, मेरे साथ जो लड़के थे, सचिन और उसका असिस्टेंट, जिनकी गाड़ी हमने इस्तेमाल की थी उसकी किडनैपिंग के लिए, उनको अखबार में छपी खबर के जरिए पता चल गया कि रचना के पेट में 15 लाख की अंगूठी है। फिर जब फिरौती की रकम मिली तो उन दोनों ने उसमें से 3 लाख रुपए ले लिए। 20-25 हजार रुपए कुछ खाना पीना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और दारू में खर्च हो गए। ऐसे में जो कंपाउंडर मुझे डॉक्टर प्रोवाइड करवाने वाला था, वो भी पैसों की कमी की वजह से अच्छा डॉक्टर नहीं प्रोवाइड करवा पाया। उसके बाद सर, मैंने रचना को 1 बॉटल विस्की पिलाकर बेहोश कर दिया और जैसे जैसे कंपाउंडर ने बोला मैंने वैसा वैसे ही किया। लेकिन रचना का खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना खून देख के मैं घबरा गया और मैंने जैसे तैसे उसकी बॉडी स्टिच कर दी। मुझे पता नहीं था कि ऐसे में रचना की मौत हो जाएगी सर। लेकिन वो मर गई और तुमने तुम्हारे मौसेरी बहन को मारा। पता है तुम्हारे मौसा और मौसी का क्या हाल है? तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हें तो पक्की फांसी होगी। तुम भी सड़ोगी जेल में, जिंदगी बदतर होगी मौत से बदतर। 4 साल की रचना ने गलती से डायमंड रिंग निगल ली थी, लेकिन उसको उसकी भरपाई 13 साल के बाद खुद की मौत गंवा कर देनी पड़ी। रचना की मौत बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि अगर ये डायमंड रिंग वाली बात जितनी पॉसिबल हो सके उतनी छिपानी चाहिए थी, लेकिन घर बार सब तरफ वो फैल गई और वहीं से शुरू हुआ जुर्म की दस्तक का सिलसिला, जो रचना की मौत पे आके खत्म हुआ। इसलिए दस्तक की आहट को सुनो। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें